फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं हम डायबिटिक मेलाइटस। जैसे कि हमने अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दिया है जो कि है एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। उसी यूनिट का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है डायबिटिक मेलाइटस, जो कि हमारा एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, यानी कि एक तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। इट इज़ द कंडीशन इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म ड्यू टू insufficient section of insulin hormones. It is characterized by triad features, example polyuria, polyphagia, polydysplasia, यानी कि ट्रिपल पी। ये क्या होता है? डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। किसकी वजह से? इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन ना होने की वजह से। ये करेक्टराइज कैसे होता है? 3 फीचर्स के थ्रू, जिसको हम 3P भी बोलते हैं। पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्फेजिया। उसके बाद आता है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज इंक्रीज, दिस इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। अब अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा, प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो यहाँ पर जो हमारा ग्लाइसेमिक लेवल है, यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर लेवल है, वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर कितना होता है हमारा फास्टिंग स्टेज पे? 70 to 110 mg/dl। पोस्ट पेरिडियल यानी कि PP जिसको हम बोलते हैं, कितना होता है? 80 to 150 mg/dl। देन देखेंगे हम इंसुलिन। ये क्या होता है इंसुलिन? इट इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज। अगर आप एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, पहले आपने अच्छे से सब चीज़ें स्टडी की हैं, तो आपको ये चीज़ें पहले से ही पता होंगी, लेकिन हम यहाँ पे एक बार गो थ्रू होंगे इसके साथ। It is a hormone produced by pancreas. It maintains the level of blood glucose by regulating the production and storage of glucose. यानी कि इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जिसे हमारा जो पैनक्रियाज है, एक ग्लैंड है हमारा, जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है? लेवल मेंटेन करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। किसके थ्रू? रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में रहेगा सही से, देन वो क्या करेगा? हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करेगा। कैसे? ये रेगुलेट करेगा प्रोडक्शन और स्टोरेज को। ग्लूकोज के प्रोडक्शन, भाई कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और स्टोर कितना रखना है ग्लूकोज को, ये हमारे बॉडी में मेंटेन करता है। as well as carbohydrates, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो अफेक्ट इन दिस केस। अब हमारा जो हार्मोन है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, आपने एनाटॉमी पढ़ी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा है कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन पे कनेक्ट होता है। कभी किसी से अगर हमारी बॉडी में एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे कई सारे इफेक्ट होते हैं जो हमें अर्ली नहीं दिखाई देते, एकदम से नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके जो रिजल्ट होते हैं धीरे धीरे हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारा ये इंसुलिन डिस्टर्ब होता है तो इससे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सब अफेक्ट होते हैं। टाइप मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप कितने होते हैं? डायबिटिक मेलाइटस कितने टाइप की होती है? मेनली जो हमारी डायबिटिक मेलाइटस है 3 टाइप की होती है। मेनली 3 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है IDDM। याद रखिएगा, IDDM, NIDDM, फुल फॉर्म भी बताएंगे हम आपको। थर्ड होती है हमारी गेस्टेशनल, यानी कि DM ओनली। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो कि है हमारी IDDM, NIDDM और DM। तो सबसे पहले हम देखेंगे IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। फुल फॉर्म है इसका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। याद कर लीजिए साथ के साथ।
इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट इज इनेबल टू प्रोड्यूस एंडोजीनियस इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स बाय जेनेटिक इम्यूनोलॉजिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा जो पेशेंट है वो उसकी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती एंडोजीनियस इंसुलिन को। किस वजह से, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है पेनक्रियाटिक में जो बीटा सेल्स पाए जाते हैं, और ये किस वजह से हो सकता है, बाय जेनेटिक इम्यूनोलॉजिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि हमारे कई बार इसमें एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हॉट कोल्ड एंड रेडिकल्स वाला है एनवायरनमेंट, हमारा हैबिचुअल कैसा, हमारी जो भी है डेली लाइफ कैसी है, हम कितनी स्लीप ले रहे हैं कितनी नहीं ले रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, ओवरऑल चीज़ों पे भी ये डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें हैं जेनेटिक इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अबाउट 5 to 10% केसेस क्या होते हैं, डायबिटिक टाइप 1 होते हैं ऑफ टोटल DM, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल डायबिटिक मेलाइटस। इट हैज़ सडन ऑनसेट यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 30, मोस्टली इन यंग एज, जी हाँ दोस्तों। अब इसमें 2 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें हमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि 5 to 10% केसेस क्या होते हैं, डायबिटिक 1 के होते हैं टोटल DM। जो टोटल हमारा डायबिटिक मेलाइटस होता है उसमें जो 5 to 10% केसेस होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 भी पढ़ने को मिलेगा, क्या होता है टाइप 1 टाइप 2, जो कि हमें आगे चलकर बहुत बार यूज़ होता है और हमें बहुत आगे काम आने वाला है। तो ये याद रखिएगा कि टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपने यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पूरी लाइफ ये याद करना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आपको बार बार से गूगल सर्च करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारे बुकें भी पढ़नी पड़ती हैं, बार बार सर्च करना पड़ता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है क्या होता है। इट हैज़ सडन ऑनसेट यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद सडनली स्टार्ट हो सकती है ये, मोस्टली इन यंग पीपल में होती है। इंसुलिन थेरेपी इज़ नेसेसरी, इसमें नेसेसरी होती है। देखेंगे सेकंड जो हमारी कंडीशन है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। दोस्तों पहला था डिपेंडेंट, अब यहाँ पे क्या आ गया कि नॉन डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ इंसुलिन डिपेंडेंट थी, वहाँ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस हो गई, और कोई फ़र्क नहीं है जो हमारा नाम है उसमें। इट रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और फ्रॉम अ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। यहाँ पे ये कंडीशन, पहले वाले में कंडीशन क्या थी कि जो भी हमारा एंडोजीनियस इंसुलिन था वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, और क्योंकि वहाँ पे बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, मतलब ऐसा बताया नहीं कि प्रोड्यूस हो रहा है, बट प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा उसका मतलब नहीं बताया। यहाँ पे बताया कि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज़ हो गई, यानी कि अगर इंसुलिन है भी तो वहाँ पे सेंसिटिविटी उसकी डिक्रीज़ हो गई है। वो मतलब क्या है कि जो भी सेल्स हैं जो उसको एक्सेप्ट कर देंगे, उसको उसके जो सेंसिटिव होते हैं वो उनको सेंस करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज स्टोरेज होती है या फिर जो भी स्टोरेज होती है, एंड स्टोरेज के अलावा क्या होता है, स्टोरेज और प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो उस चीज़ को सेंसिटाइज ही नहीं कर पाएगा कि कितना उसको स्टोरेज करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। इंसुलिन तो होगा लेकिन वो पता नहीं कर पाएगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ पे जो भी सेल्स होंगे उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ऐसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं जिसे, और फॉर्म अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। और यहाँ पे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम भी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल बंद नहीं हुआ, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, वो कम हो सकता है या फिर उसकी सेंसिटिविटी लॉस हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, अबाउट 90 to 90% ऑफ पेशेंट हैव डायबिटिक डायबिटिक मेलाइटस। दोस्तों ये क्या है हमारा जो भी टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस है, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस होता है। तो दोस्तों जो डायबिटिक 1 होता है, टाइप 1 होता है, वो 5 to 10% केसेस में होता है, और जो टाइप 2 होता है वो 90 to 95% में होता है। यानी कि जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है वो ज़्यादा होता है,
ठीक है। टाइप 2 डायबिटिक इज द फर्स्ट ट्रीटेड विद द डाइट, ये डाइट से ट्रीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज से, एंड देन विद द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एज नीडेड। ओके, इट अकर मोस्टली आफ्टर 40 ईयर्स, ये 40 ईयर्स के बाद होता है। इसमें क्या होता है, अबाउट 80% केसेस ड्यू टू ओबेसिटी, इसमें मोटापे की वजह से, यानी कि मोटापा हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होता है वो किस चीज़ का होता है, वो हमारा होता है डायबिटिक मेलाइटस का। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सोजीनस इंसुलिन, और यहाँ पर एक्सोजीनस इंसुलिन की कोई भी नीड नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है बट उसकी सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप, ये होता है हमारा गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। ये करेक्टराइज होता है बाय द डिग्री ऑफ ग्लूकोज इनटॉलरेंस विद ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। दोस्तों जिनको नहीं पता कि मैं बता दूं, प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। और इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इसमें जो ग्लूकोज है वो इनटॉलरेंस हो जाता है, टॉलरेट नहीं कर पाती बॉडी जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग के टाइम पे, जैसे कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बता रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल, यानी कि हमारी गेस्टेशनल कंडीशन की टाइम पे जो डायबिटिक होते हैं उसको गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे इटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर भी बोल सकते हैं हम इसे। इसमें क्या आता है, हेरिडिटी, ओबेसिटी मोस्टली ड्यू टू इम्बैलेंस इंसुलिन लेवल, सप्लाई ऑफ इंसुलिन इज लेस एंड रिक्वायरमेंट इज मोर इन ओबेसिटी। जी हाँ दोस्तों, ओबेसिटी के टाइम पे क्या होता है, हमें इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि फैट ज़्यादा होता है, लेकिन उस टाइम पे इंसुलिन सफिशिएंट नहीं हो पाता है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसी कंडीशन को यहाँ बताया गया। उसके बाद क्या था, ओल्ड एज पैनक्रियाटिक फंक्शंस बिकम स्लो, ओल्ड एज हो जाती है, आफ्टर 40 बताया गया है, तो ओल्ड एज हो जाती है, जो पैनक्रियाटिक फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। अदर सिम्टम डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, MI, स्ट्रोक, रीनल डिजीज, वायरस, अफ्रीकन्स एंड एशियन आर मोर ससेप्टिबल। अब वाई ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इसके बारे में और स्टडी करनी पड़ेगी, वो आपको इतना भी हमें नीड नहीं है क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, इन अर्ली स्टेज नो सिम्टम्स, 3PS जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शुरुआत में डेफिनेशन में बताया था, 3PS होते हैं। तो पहले हमें क्या फील होता है, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिस्फेजिया। लेटर सिम्टम्स क्या होते हैं, स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, अगर कोई कट लग जाता है उसकी हीलिंग नहीं हो पाती अच्छे से, ब्लड विजन, ईचिंग, वेट लॉस, स्किन बिकम ड्राई एंड रफ, नोक्चूरिया, पैरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिया, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, फटीग, cramps in legs, feet and finger, drowsiness, skin infection, tingling and numbness in hand or feet, vaginal infection, hypotension. These are following symptoms that show during the diabetic mellitus. Then we going to पैथोफिजियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, स्टेप वाइज स्टेप होता है, और इसे में अगर हमें ग्राफ मिल जाए, इस तरीके का कुछ स्टेप वाइज मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया होता है, इसे हमें लर्न करने में, यानी कि याद रखने में। तो चलिए रीड करते हैं हम इसे भी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायबिटिक मेलाइटस की कैसे कैसे होती है। वैसे हमें ना वैसे नॉर्मली भी पता होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन को भी पता होना चाहिए कि जो भी हमारी डायबिटिक मेलाइटस कंडीशन है वो कैसे होती है, ताकि हम पहले से क्योर कर सकें ऐसी कंडीशन से, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं होती, इनके लिए सिर्फ हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, डिस्ट्रक्शंस और इन्फ्लामेशन ऑफ बीटा सेल्स। सबसे पहले जैसे हमने कि पढ़ा था कि जो पैनक्रियाज होता है उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है बीटा सेल्स की ऑफ लैरिंक्स ऑफ पैनक्रियाज। यहाँ पे डायरेक्ट आप पैनक्रियाज भी बोल सकते हो, is not necessary for you. I am trying my best. Decrease secretion of insulin, यानी कि उसके बाद क्या हो जाता है,
अब बीटा सेल्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है उनमें, तो उसकी वजह से जो सिक्रेशन है इंसुलिन की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन को सिक्रीट करना। अब उनमें बेचारों में चोट लगी है, दैट मीन्स एक बॉडी है जो इंजर्ड हो गई है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, नहीं परफॉर्म कर पाएगी। इसी तरह की जो हमारे अभी जो बीटा सेल्स हैं वो इंजर्ड हो गए, मतलब पेन में है, जो भी है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उनका काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। उसके बाद जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो इज़ नॉट सफिशेंट फॉर टोटल बॉडी, पूरी बॉडी को वो अपना नहीं काम मतलब दे पा रहे हैं, पूरा टाइम पे नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं इंसुलिन की। उसके बाद क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी उनके ऑब्स्ट्रक्शन में, उनके मेटाबॉलिज्म में उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं हो रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का शुगर लेवल, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन में चला जाएगा। डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी, पेशेंट फील फटीग, उस टाइम पे हमें फील फटीग वगैरह सब चीज़ें फील होंगी। वेट लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो, अरे यार यहाँ पे वेट लॉस भी होता है। देखो एक फ़ायदा है, जो मेरा टारगेट है वेट लॉस करना, बट इस तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, तो हमें फील होता है जब हम जाते हैं, हमें फैटीग वगैरह सब चीज़ सिम्टम्स दिखाने लगी जो हमने पढ़ा था, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हमारा ब्लड टेस्ट होता है, तो हमें क्या हो जाता है, डायबिटिक मेलाइटस हो जाता है। दोस्तों समझने की कोशिश करो। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दोस्तों अब सब चीज़ें जो भी हो गई सो हो गई, जो मैंने अभी प्रोसेस पहले ही आपको समझा दिया, वो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि उनको उसको पता कैसे लगाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पे हम डॉक्टर के पास गए तो हमारा ब्लड टेस्ट करेगा, ठीक है, फास्टिंग, नॉर्मली ब्लड टेस्ट तो हर चीज़ में कर ही लेते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करेगा हमारा, जो कि हमारा 126 mg पर DL और मोर, रैंडम और PP, जो हमारा PP क्या था हमने पढ़ा था लास्ट में, रैंडम और PP 180 पर DL और मोर। डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन बाय साइन एंड सिम्टम्स, हिस्ट्री कलेक्शन, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है दोस्तों इसमें, किडनी डिजीज, एल्ब्यूमिन्यूरिया, हाई BP, ऑडिमा इन लेग, यूरेमिया, न्यूरोपैथी हो सकती है, पेन इन लेग्स, न्यूरोपैथी के ड्यूरिंग पे क्या क्या होता है, पेन इन लेग्स, सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, स्वेटिंग, मसल्स डैमेज भी हो सकती हैं इसमें, एट्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है जिससे कि इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया, एपेंडेक्टिस, पाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैल्विस ऑफ द किडनी। उसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन इज डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, डाइटरी मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, इंसुलिन थेरेपी, सेप्टिसीमिया, आउटलाइन डाइट, बाकी ये सब चीज़ें हैं। दोस्तों अगर एक ही पार्ट में सब चीज़ें कवर करने लगी तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, हमारा वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, तो बाकी का जो भी है टॉपिक या फिर बाकी का पार्ट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।